Multan. I did my FSC in 20. I दोबारा did शुरू करो। my name is Rao Muhammad Mubashir Ayub. I belong to Multan. I did my FSC in 2013, pre-engineering. Then I graduated from Muhammad Nawaz Sharif University of Engineering and Technology. I did BS Electrical Engineering in 2017. Since then, I started my career as a web developer as well as a freelancer. Currently, I am doing both, and as well as preparing the competitive exams. This is my introduction. Sir, I would like to add my hobbies. I like watching movies and reading good books, and try to take an opportunity to go with the friends as well. And sir, my favorite personality is Barack Obama. This is my introduction, sir. अच्छा, ये दोबारा सुनाइए। अभी हम अबीरा भी सुने ना आपका इंट्रोडक्शन। Yes, sir. My name is Rao Muhammad Mubashir Ayub. I belong to Multan. I did my FSC pre-engineering in 2013. I was graduated from Muhammad Nawaz Sharif University of Engineering and Technology. I did my electrical engineering from there in 2017. Then I started my career as a web developer as well as a freelancer. Currently, I'm doing both job and pursuing a competitive exam journey as well. My favorite personality is Barack Obama, and my hobbies are reading books as well as watching movies. This is my introduction, sir. अच्छा, इसकी प्रोनाउंसिएशन है इंजीनियरिंग। इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, Engine, इंजीनियरिंग। तो आई आई engine, डिड माय इंजीनियरिंग। इंजीनियर, इंजीनियर, engine, engineer. Yes, इंजीनियरिंग। sir. ठीक है। Yes, sir. और मैंने आपको कहा था कि आपने इसको लिख के रिहर्स करना है। मैंने आपको आयशा की एग्जांपल दी थी कि आयशा जब गई थी, जब उसे कहा कि इंट्रोडक्शन सुनो, इंट्रोडक्शन में आप कोई ऐसी बात उन्हें नहीं बताते हो जो उन्हें ऑलरेडी पता नहीं होती है। दे ऑलमोस्ट नो यू इनसाइड आउट बाय देन। जो एक दो चीजें उन्होंने देखनी होती हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी का डिस्पोजिशन कैसी है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, ये चीजें उन्होंने देखनी है। बाकी सारी चीजें उन्हें आपकी हॉबीज के बारे में भी पता है, आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज का भी पता है। दे नो एवरीथिंग। व्हाट डज द इंट्रोडक्शन डू? इट हेल्प्स यू calm down. When you hear your own voice in an alien environment, it calms your nerves down. तो ये आपके लिए है इंट्रोडक्शन, ये उनके लिए नहीं होता। उनको ये सारी बातें ऑलरेडी पता होती हैं। Yes, sir. तो मैंने आपको इसलिए कहा था कि आपने इसको रिहर्स करना है, अच्छी तरह रिहर्स करना है। तो इसको लिखोगे, एक उसमें लिखोगे। ये जिस तरह आपने मुझे सुनाया है, ऑब्वियसली ये रिहर्स्ड नहीं था। अगर रिहर्स्ड होता, रटा हुआ होता, तो जिस तरह पहले सुनाया था, तो दूसरी दफा भी वैसे ही सुनाते। बहुत डिफरेंस था दोनों दफा में। तो इसको रिहर्स करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है। इट माइट लुक ऑर्डिनरी कि भाई मैं तो इतना बड़ा इम्तिहान देने जा रहा हूं, मैं क्या इस किस्म की चीजें रट के जाऊं। आपका मकसद, हमारा मकसद क्या होगा कि आपको, हमने आपकी नर्व्स को बेहतर रखना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहे। Yes. अम, आपको एक 8-10 जुमलों में आपने एज वेल और एज वेल एज, ये 4 to 5 टाइम्स कहा है। दिस Yes, sir. अगेन शोज के वन दैट यू हैड नॉट रिहर्स्ड इट। और ये एक ऐसा मैंने आपको, जब आप मेरे से ट्रेसी ऐसे, जब ट्रेसी की बात हम कर रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि रेपिटेशन इज नॉट वेलकम।
ठीक है, उसी तरह यस जो सर। अभी आप जब प्रिपेयर करोगे, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करोगे, तो आई विल पॉइंट यस आउट सर। अगर कोई ऐसी चीजें हैं, कोई ऐसे वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं जो आप बार बार बोल रहे हो, तो दे माइट स्टैंड आउट, और वो अनकंफर्टेबल हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि वो उन्हें अनकंफर्टेबल कर सकते हैं पैनल को। तो एज वेल एज यू आपने 4-5 दफा कहा, माई फेवरेट पर्सनैलिटी इज फलाना, बताने की कोई जरूरत नहीं है। अभी यहां पर आपने, यू डू नॉट ऑफर देम एनीथिंग टू पाउंस ऑन, कि वो उन्हें कोई ऐसा एरिया मिल जाए जिसपे वो अभी शुरू में ही, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपने उनको ये इंप्रेशन नहीं देना दैट यू वांट टू लीड द इंटरव्यू इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यू डू नॉट वांट टू लीड देम टुवर्ड्स बराक ओबामा। बराक ओबामा पे क्रिटिसिज्म, बहुत क्रिटिसिज्म मौजूद है, अगर वो उसमें आपको घेरना चाहें, अगर उन्हें इंप्रेशन मिल जाए कि यू आर बीइंग, मुझे तो पता है ना, मैं आपको तो, मुबशर को तो मैं, आई आई नो लाइक द बैक ऑफ माई हैंड बिकॉज यू आर माई बॉय। तो मुझे तो पता है कि यू आर नॉट बीइंग ओवर स्मार्ट, लेकिन उन बाबों को अगर ये इंप्रेशन मिल गया कि मुबशर वांट्स टू लीड द इंटरव्यू इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो आ जाओ जी, उसी डायरेक्शन में हम इसको देख लेते हैं, घेर लेते हैं। जरा डिफेंड करके बताओ कि बराक ओबामा को जो नोबेल मिला था पीस का, वो किस तरह जस्टिफाइड था। ठीक है, तो वी विल नॉट गो देयर। आप रीडिंग बुक्स और वो बता रहे हो, तो वो, उसमें आप जनरल सा बता सकते हो। रीडिंग बुक्स, किस तरह की बुक्स आप, फिक्शन पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, प्रोज है, पोएट्री है, किस तरह की बुक्स पढ़ते हो, तो वो आप अपना रीडिंग इंटरेस्ट इसमें बता सकते हो। और म्यूजिक साथ आपने कहा, लिसनिंग टू म्यूजिक। मूवीज सर। तो मूवीज मूवीज में वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे कि वो आपसे पूछ लेंगे कि किस तरह की मूवीज ज्यादा पसंद हैं। और इसी तरह आपने दो जॉब्स का बताया कि आप फ्रीलांसिंग करते हो। फ्रीलांसिंग के बारे में एक दो जुमले आप मजीद बोल सकते हो, कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आप प्रेफरेबली लिखते हो, या यू आर मोर एट होम इन विच टॉपिक्स, आप वो बता सकते हो। और उसकी वजह क्या है, मतलब इस पे एक आध जुमला आप मजीद ऐड कर सकते हो फ्रीलांसिंग पे। और पढ़ाते हो तो किस ग्रेड को या कहाँ पे पढ़ा रहे हो, दूसरी पढ़ाने की कही थी ना। सर दूसरा था वेब डेवलपर का, जो वेबसाइट्स जो है ना वो बनाते हैं। अच्छा ठीक है, तो एक है वेब डेवलपर और एक एंड सेकंड फ्रीलांसिंग इज, है। यस सर। तो इसमें भी आप बताओगे वेब डेवलपिंग में, या चलो इसमें इसको छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन फ्रीलांसिंग में आप बता सकते हो कि कौन से एरियाज हैं। और इसी तरह एंड करते हुए आपने ये नहीं कहना दिस इज माय इंट्रोडक्शन, नो। ठीक है, ये तो ऐसे ही है जैसे लतीफा सुना के कहोगे ये तो था लतीफा, ताकि अब लोग हंस लें। ठीक है जी। यस अच्छा, सर। चलो थोड़े से आपसे कुछ एरियाज में गप लगा ली जाए। यस सर। चलें, मुझे ये बताइए कि अच्छा, ये आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था कि इसमें जो इंटरव्यू में जो आपने टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, वो 3x3 रूल के तहत प्रिपेयर करने हैं। व्हाट इज अ 3x3 रूल? अगर कोई भी इशू आपसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बात करनी है उन्होंने, तो फौरन आपके जहन में तीन बिगेस्ट प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय पाकिस्तान इकोनॉमी, थ्री बिगेस्ट प्रॉब्लम्स एंड देयर थ्री सॉल्यूशंस। तो किसी भी इशू पे जाओगे तो आपकी प्रिपरेशन इस तरह होनी चाहिए कि वो 3x3 रूल के तहत हो। जस्ट अ मोमेंट प्लीज।
अच्छा जी, तो we will go by the 3 by 3 rule. 3 issues and their 3 suggestions. तो मुबश्शिर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान, मुबश्शिर आर यू देयर? Yes, sir. बताएं, what in your opinion are the 3 biggest challenges being faced by Pakistan's economy? So number one challenge is the fiscal deficit. Number two is balance of payment crisis. Number three is the structure of the economy itself. Sir, if you would like to allow me, I would like to explain. Fiscal deficit बताइए क्या है, क्या इशू है? How do you define fiscal deficit? Fiscal deficit is the difference between the expenditure and the revenue of a state, of a government. In Pakistan, our revenue is usually is very much less than the our expenditures. Currently, our fiscal deficit is 6.9% of the GDP. That pushes our economy to towards taking loans and other measures. That is the fiscal deficit that constrain our development budgets as well. And अच्छा, दूसरा बताइए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. दूसरा बताइए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है? balance of payment crisis is the in and out difference of dollars, how much dollar a country has in its forex and how much dollar is going out. And there are different sources where a country earns dollar, uh, and there are different sources where the countries where the leakage of the dollars go out. The difference actually affects our exchange rate. That causes a strain on the economy, like Pakistan. That leads to the third cause, that is a structural, because our economy is import led. When there is a constraint on the exchange rate, that affect our import bill, and that causes a vicious cycle. That started a vicious cycle on the economy. What are the particular features of the structure of the economy which are leading to these crises? So number one issue is our import based economy. Whenever we start our economy with the budget of consolidatory budget, explanatory budget, where the interest rates are low, the economy starts progressing. Our industries, the basic industries working on the imported products, so our growth rate actually dependent on the imported products. When the import are higher and the export are low, then that causes the current account deficit. That in that case, the states get the low, unable to pay the debts, unable to pay the import bill. That is the structural problem in our economy, the import based structure of the economy. And there are other slippery and the leakages in our different sectors, like the energy sector, that actually put pressure on the economy as well through the circular debt. And these are the heavy, the low loss making state on enterprises. All these things are the problems in collectively the structure of the economy. Puttarji, you need to be precise and you have to stay away from a lot of theory. ठीक है?
फिस्कल डेफिसिट है वो इतने परसेंट ऑफ जीडीपी है, एंड दैट इज द चैलेंज बीइंग फेस्ड बाय आवर इकोनॉमी। मैं इससे एग्री नहीं करता कि दैट इज अ चैलेंज बीइंग फेस्ड। फिस्कल डेफिसिट किस वजह से है? व्हाई आर आवर अर्निंग्स सो लेस देन आवर एक्सपेंडिचर? हम अपनी अर्निंग्स को, व्हाई इज द इनकम सो लिटिल एंड एक्सपेंडिचर सो हाई, उसको जब आप बताओगे दैट वुड बी द चैलेंज आवर इकोनॉमी इज फेसिंग। चैलेंज ये नहीं, ये तो उस चैलेंज का सिर्फ स्टेटिस्टिकल न्यूमेरिकल वैल्यू आप दे रहे हो उस चैलेंज की। ये फिस्कल डेफिसिट बताना, इतने परसेंट ऑफ जीडीपी बताना, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये तो या एक मैनिफेस्टेशन है उस फिस्कल, उस चैलेंज की, इकोनॉमिक चैलेंज की। तो दिस इज नॉट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, डॉलर इनफ्लो आउटफ्लो, दैट टू इज स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी पे जब आप आते हो, ये एक वाहिद बात है जो आप कोर पे गए हो, और वो भी बहुत जल्दी उस कोर से आप हट गए इंपोर्ट बेस्ड होने पे। उसमें भी मैं ये समझता हूं कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। ये अगर आप कहते, बात आप वही कर रहे होते अगर आप कहते कि वो, आपने कहा इंपोर्ट बेस्ड है, अगर आप कहते कि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, वो आप एक स्ट्रक्चरल इशू इकोनॉमी का बता रहे होते। सो आवर सिविल सर्विसेज डू नॉट नीड थियोरेटिकल फिलोसफर्स। हम प्रैक्टिकली, हमें, आपने काम क्या करना है सिविल सर्विस में जाके? आपने जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करने में आपको क्विक होना चाहिए, और उनके सॉल्यूशंस, डिफरेंट टीयर्स पर क्या सॉल्यूशंस दिए जा सकते हैं। आप लोएस्ट टीयर पे होगे जब आपकी सर्विस शुरू होनी है, फिर मिडिल टीयर पे जाते हो, फिर सीनियर लेवल पे जाते हो, सीनियर मैनेजमेंट में जाते हो। हर लेवल के अपने इनपुट्स हुआ करते हैं, आपसे इनपुट्स चाहिए, दे डू नॉट नीड। और वो जो थ्योरेटिकल प्रिपरेशन है, ऑब्वियसली उसी थ्योरेटिकल प्रिपरेशन में से आपका इंटरव्यू प्रिपेयर होगा। आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन की बेसिस वही बनेगी जो आपकी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। लेकिन दे आर नॉट, द पैनलिस्ट आर नॉट लुकिंग फॉर योर थ्योरेटिकल एक्सपर्टीज। अब चलो जरा अबीरा से पहले मैं पूछ लूं, अबीरा मुझे बताओ, 3 इश्यूज बताओ पाकिस्तान की इकोनॉमी, विच द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज फेसिंग। So the current economic issues that Pakistan is facing is high unemployment, high inflation rate, low saving rates. We've seen that Pakistan currently is not having a high foreign direct investment as well. Our tax revenue generations is very low in with respect to our expenditures as well. And when it comes to our rupee exchange, our exchange rate is also very low when it comes to rupee. The rupee is falling down with respect to the dollars as well. बेटा जी, एक आपने कहा हाई अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा आपने हाई इन्फ्लेशन कहना चाह रही थी, लेकिन इन्फ्लेमेशन का आपने 2 दफा। Inflammation हुआ है। हाँ, इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन आप कहना चाह रही थी। उसके अलावा आपने क्या कहा? लो So मतलब low टैक्स, for yes sir, revenue लो generation. लो टैक्स टू जीडीपी रेशो कहा, ये टैक्स टू जीडीपी की बात की आपने? जी सर, वो revenue generation ठीक है। और foreign direct investment की भी कहा था। लो एफडीआई। और free fall of rupee भी तो exchange rate का issue था। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये चलो हम इनको, आ, ये 4 आपने बता, हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो टैक्स टू जीडीपी रेशो और लो एफडीआई। इसमें अगर मैं आपको कहूं कि आप प्रायोरिटाइज करो, तो 1 पे किसे रखोगी, 2, 3, 4 कौन से होंगे? तो करंटली हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो कम है, हमारी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रही है, इन्फ्लेमेशन इशू ज्यादा हो रहा है। इन्फ्लेशन इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेशन काकी, सॉरी तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? आईआर सर। आईआर की हो कि इन्फ्लेमेशन के पीछे पड़ी हुई हो? अच्छा,
अच्छा, सर हाँ, कंटिन्यू सर, करो। तो सर क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है तो फिर हमारी सेविंग कम है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी कम होती है, और उसकी वजह से फिर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही क्योंकि हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो प्रायोरिटाइज करो मेरा बेटा, वो पॉलिटिकल। प्रायोरिटाइज करो। 1 2 3 4 बताओ, नंबर 1 पे किसे रखना चाहोगी? सो लो लो टैक्स टू रेवेन्यू लो जनरेशन। टैक्स टू जीडीपी रेशो इज 1। गुड। ठीक हो गया। 2 पे कौन सा होगा? यस 2 पे सर। कौन सा इन्फ्लेशन। होगा? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होगी। ठीक है, इन्फ्लेशन इज, अच्छा ठीक है। तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट। और चौथा? लो एफडीआई। अच्छा, चलो, इस पे आर्ग्यू किया जा सकता है 2 पे कौन सा आएगा, 3 पे। आई माइट डिफर और मुबशर माइट डिफर इवन फर्दर, लेकिन आपने जिस पर रहना है आपने उस पे रहना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके जहन में जो प्रायोरिटाइजेशन है वो उसी तरह रहनी चाहिए, उसे चेंज नहीं होना चाहिए। आई टोल्ड यू, शायद आपकी क्लास में एक दफा मैं बता रहा था कि जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं उनमें सबसे अच्छी बात यह होती है कि एवरी सजेशन इज अ करेक्ट सजेशन। ठीक, मतलब ये है कि अभी इसने बहुत सारी बातें मुबशर ने बताई थी, उसमें इसने वहां भी बता दिया था कि जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं, एसएमईज हैं, उन्हें बंद किया जाए, कोई इस तरह की बात भी इसने की थी। अब उसमें अ, उनको बंद करना जो है वो उसका एक सोशल डाउनसाइड होगी, इम्पैक्ट। उसका एक सोशल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ये जो एसएमईज हैं वो बहुत छोटी छोटी जगहों पर बड़ी बड़ी एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट कर रहे हैं और ऑफर कर रहे हैं, तो वो उसकी डाउनसाइड होगी। लेकिन आपके जहन में बस ये हो कि जी उसकी डाउनसाइड है बट दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डू। हमारे यहाँ ये मतलब एक दो आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। एक ब्लैक होल बना हुआ है जो रिसोर्सेज खा रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, लेकिन उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, और उतना जो इकोनॉमी का पहिया है उसको उतना नहीं घुमा रहा। तो वट एवर यू से विल बी करेक्ट, लेकिन डू नॉट वेवर। जो बात कर रहे हो उसको फर्मली करना है। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे इसका, तो मुबशर ये ठीक है जो अबीरा ने हमें बताया, जो मतलब दीज आर दी इश्यूज जो इसने जो चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय आवर इकोनॉमी, उसने वो बताए हैं। आपने उन चैलेंजेस की मजीद मैथमेटिकल मैनिफेस्टेशंस पर फोकस किया हुआ था, तो बहुत थियोरेटिकल नहीं होना, हमने प्रैक्टिकल रहना है। Yes, Abira, sir. let us hear your introduction. अच्छा, पहले मुझे अपने So my सब्जेक्ट्स बताओ अबीरा। say international relations, जी। international law, हम्म। US history, ठीक। environmental science, हम्म। sociology. ठीक हो गया। चलो, इंट्रोडक्शन जी। My name is Abira Khakwani. I am from Multan, but I've lived in the housing residency for Lalpir Power Limited. My schooling is from Bloomfield Hall School, Lalpir. I did my intermediate in pre-medical from Government College for Women in Muzaffargarh. I did my graduation in international relations from Bahauddin Zikria University, Multan, back in 2021. After my graduation, I started preparing for the examination. And after my examination, I started learning table tennis and swimming. Moreover, I volunteered for different programs in corporate social responsibility at Lalpi Power Limited. Thank you. अच्छा, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या कुछ किया आपने? सर वो मैंने बहुत एक इनफॉर्मल एक दफा किया था. माय मदर वर्क्स इन द लिटिल एंजल प्रोग्राम फॉर द कॉर्पोरेट CSR प्रोग्राम एट लालपीर. तो वो शी हम्म। गॉट सिक सो आई यूज्ड टू गो एट हर प्लेस. तो वो बहुत इनफॉर्मल सा था. अदरवाइज मैंने हु गॉट नहीं, सिक? आई जस्ट मेड इट हु अप. गॉट माय सिक? मदर माय मदर गॉट सिक सो आई जस्ट वेंट इन हर प्लेस. डिड यू नॉट से योर फादर यूज्ड टू वर्क देयर?
your father or your mother वो work एक there? छोटा प्रोग्राम सर, my father works as a, वहाँ पे एम्प्लॉय हैं, लेकिन my mother used to साइड थोड़ा बहुत ही काम करती थी इसमें। ठीक है बेटा, जो भी लफ्ज आपके मुंह से निकलेगा ना, उसके लिए फिर आपने ये नहीं कहना कि मैंने बड़ा इनफॉर्मल सा किया था। आपने फिर उसे ओन करना है। सीएसआर का जब हाँ बताओगे तो फिर आपने उसे ओन करना है। ये तो अच्छा, आपको बताने के लिए बोला है। हाँ ठीक ठीक। अच्छा मुबशर, मुझे ये बताओ कि Yes. व्हाट इज, ये फिर डिसअपियर हो जाता है हर 2 मिनट बाद। अच्छा अबीरा, आप ये बताओ So कि ही इज बैक। मुबशर ये जी बताओ सर। बेटा कि how do you see this recent Hamas incursion into Israeli territory? What points stand out in the whole episode? Sir, whenever we see the Palestine issue, Palestine-Israel issue, we cannot escape from the history, because everything that is happening today has a history. In recent history, Israel, the ultra-nationalist government of Benjamin Netanyahu, continuously encroaching illegally in the settlement in West Bank, illegal settlements, and marching in different areas. That cause a cause a frustration in the public, and the Hamas being sponsored by Iran is a militant group that is controlling the Gaza Strip since 2007. This time, the difference was how the Hamas led operation, uh, breaking the intelligence and the defense of Israel that was barricade against the Gaza Strip. This time, it was a unique, their method was unique, and the spontaneous attack on the Israel, the military and the hostages they took with them, this was unique. But the response from the Israel, the total blockade point, they were thinking about the total blockade of the Gaza Strip. That is a questionable under the international law. The speeches of Antonio Guterres, Secretary General of United Nations, uh, on the total blockade of the Gaza Strip, that it is against the international law. This is how I'm seeing the current situation. Currently, we can say that both from the Hamas as well as the Israeli military, both restrain and protect the international humanitarian, follow the international humanitarian law, and only focus on the restraint and cessation of the hostilities. Uttarji, you do not have this much time, and they will not allow you to speak at length on any topic. ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीक कहा था कि knowing when to start and knowing where to stop are equally important. ठीक? So what was uh, striking in this, what stood out in this episode? आप सीधा आओ जी। नंबर 1, द इंटेलिजेंस फेलियर, जो मोसाद का इंटेलिजेंस फेलियर है, नंबर 1 उस पे बताओ। नंबर 2, जो उनकी प्लानिंग थी हमास की, कि उन्होंने पहले एक डाइवर्जन दी है, रॉकेट लॉन्चेस से उन्होंने डाइवर्जन दी, और उसके बाद लैंड से और एयरफॉल भी उन्होंने किया, पैराट्रूपर्स भी वो आए। तो ये उसकी प्लानिंग, ये दे स्टूड आउट। और इस वजह से जो एक अभी आज बीबीसी पे एक बंदा कह रहा था, आज बीबीसी पे एक बंदा कह रहा था कि दिस वाज इजराइल्स 9/11। वो इस वजह से कह रहा था कि
जो इंटेलिजेंस फेलियर था वो दोनों केसेस में बड़ा सिमिलर था। और मोसाद इज वन ऑफ द मोस्ट feared इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। और उसका सिर्फ ये नहीं कि मोसाद, बल्कि जो जिस प्रोडक्ट के लिए दुनिया की इकोनॉमी को मोनोपोलाइज करता है इजराइल, वो साइबर सिक्योरिटी है। साइबर सिक्योरिटी और जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स मुख्तलिफ फील्ड्स में जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स वो इजराइल मोनोपोलाइज करता है इस मार्केट को। और अपने बैकयार्ड में ऐसा सीरियस ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी और ऐसा इंटेलिजेंस फेलियर, ये बहुत मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग है, जिस पे ऑलरेडी मेरे जैसे कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स अब फिर वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि दिस इज व्हाट बेंजामिन नेतन्याहू ऑलवेज वांटेड टू हैपन, बिकॉज ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ गजा फॉर गुड। कि ये गजा जो है वो 6 बाय 40 किलोमीटर्स की एक स्ट्रिप है। 6 बाय कितने किलोमीटर्स, हाँ इसी तरह मेरे ख्याल में कोई। 40 सही है, 41 ही है सही हाँ, तो इस ट्रिप को वो इट इज अ थॉर्न इन द साइड, और दे वांट टू स्वॉलो इट कंप्लीटली। और इसके लिए कहा यह जा रहा है कि, मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दे ऑलवेज न्यू दैट हमास वाज कुकिंग समथिंग अप एंड दे अलाउड इट टू हैपन बिकॉज दे वांट टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। तो बहरहाल हम अभी फिलहाल उन कॉन्स्पिरेसी थियरीज पे नहीं जाएंगे। कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। आपको मुबशर मैं ये बता रहा हूं कि यू विल नॉट हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, 30-35 सेकंड का आपने सोचना है। जैसे ही सवाल पूछा जाता है, फौरन 2 से 3 पॉइंट प्रायोरिटाइज करो, जिस तरह मैंने अभी आपको ये 2 पॉइंट्स बताए हैं, इंटेलिजेंस फेलियर और हमास की प्रिपरेशन, और हमास ने किस तरह इसको एग्जीक्यूट किया है। आपसे भी अबीरा यही क्वेश्चन है। चलो ये नहीं करते हम क्वेश्चन, हम ये कर लेते हैं कि अभी कुछ पॉइंट्स इसने बताए कि जिसकी वजह से वो कॉर्नर हो रहा था पैलेस्टाइन, और हमास जो है वो लेफ्ट आउट फील कर रहा था या कॉर्नर्ड फील कर रहा था। और कौन से इश्यूज हैं विच माइट हैव प्रॉम्प्टेड हमास टू to launch such a daring incursion or strike? और कौन से इश्यूज हैं? So we've seen that over the few months, there has been talks of the Saudi Arabia recognizing Israel, having a diplomatic relation with Israel. So Yeah. the Hamas could have seen this as a dying cause, as a dying reason of the Palestinian cause. And in order to revive the issue, Hamas has launched a three-dimensional air, water, and land-based attack on Israel. गुड। सिर्फ सऊदी अरब नहीं, और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज Yeah. और अरब कंट्रीज जो हैं, वो नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज, टर्म यूज किया, और नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज विद इजराइल, उसकी तरफ जा रहे थे, जिसकी वजह से इनको ये था कि दिस इज गोइंग टू bury the Palestinian cause for good, and they wanted to bring it to the fore that the Palestinians are suffering as they were, maybe even more than in the past, and that their friends are leaving them in the lurch doesn't mean that their cause or their mission will come to an end. So they wanted to highlight it. The retaliation of the Israeli will definitely now impact the Saudi Arabian, recognition of Israel, because they have launched, a statement that they still support the two-state solution. Hmm. And when if Saudi Arabia would have recognized Israel, it would have been a pressure on Pakistan as well. So now, with all of this, it will be in an easy position for Pakistan to still, not recognize Israel. शाबाश, गुड, ठीक है। अच्छा जी,
ये बताओ अबीरा कि what do you know about the Council of Common Interests? Do you have an idea what Council of Common Interests is? The Council of Common Interest, I believe, was initiated after the 18th Amendment in order to the synchronizing the policies of, or in order to synchronize and smoothen the relationship between provinces and the federation. And recently we've seen how before the ending of the National Assembly session, this Council of Common Interest passed the delimitation, approved the census for 2023 and allowed for the delimitation of the National Assembly constituencies. ठीक हो गया. तो ये बताएं कि which article of the Constitution of 1973 governs the functioning of the Council of Common Interests? पढ़ो. ये बताओ कि how frequently is the Council of Common Interests how frequently is it mandated to meet? पढ़ो. हाँ. और इसकी हाँ ठीक है. मुबशर आपको पता है कि हाँ 90 days. Yes, शाबाश. 90 days और में. सर अच्छा मुबशर 153 आर्टिकल 153 154 अच्छा मुझे खुद अभी एग्जैक्टली याद नहीं है. आप मुझे इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में बताओगे मुबशर के सीसीआई की कॉम्पोजिशन क्या है? Yes, Prime Minister is heading along with the nominated person. He can, and each province has a chief minister along with nominated person himself. So both all 4 provinces chief ministers and the Prime Minister is heading. तो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें डील हो सकते हैं? Sir, I do not know the exact subjects, but from the examples like the election commission, the consensus, the water issues between the provinces, and other than the development issues, maybe these are the main subjects. But I do not know the exact. हाँ हाँ चलो ठीक है. अभी ठीक है आपका. लेकिन आप पिछली देखेंगे कि पिछली जो सीसीआई की मीटिंग्स हुई हैं उसमें एक मीटिंग का प्राइमरी सब्जेक्ट वाज वाटर इश्यूज. और वाटर ये नहीं कि बिटवीन डिफरेंट प्रोविंसेस जो वाटर इश्यूज चल रहे हैं वो नहीं, बल्कि वाटर टेबल गोइंग डाउन उसको डिस्कस कर रहे थे. और किन एरियाज में? मुल्तान जैसी जगह में. अब हम सबको पता है कि हम तो मुल्तान में, हमें पता है कि वाटर टेबल किस तरह नीचे गया है. मुल्तान में, लाहौर में वाटर टेबल जो है वो इतनी तेजी से पिछले 15-20 सालों के अंदर नीचे गया है. तो वाटर इश्यूज होते हैं, रेलवेज होता है यानी कम्युनिकेशन होती है, इंटर प्रोविंशियल इश्यूज या issues between the federation, between the center and the provinces, they are brought up for consideration at this forum. तो सीसीआई के बारे में आपने वो पढ़ना है. अच्छा ये बताइए अबीरा कि what is the power sector? What do you know about the power sector circular debt? Yes. What is its volume? So I do not know the current circular debt volume right now, but we've seen that the power sector of Pakistan currently starts with our importing of our fuel, and that goes to the our power generators, that is IPPs, GENCOs, and WAPDA. Then it transfers the power after its production transfers to the DISCO, that are distributing companies, and then they go to their consumers. We've seen that the circular debt is a problem that is associated with how we have to import majority of our fuel that we have to spend in dollars. Moreover, when it goes from production to distribution, there have been a transmission losses of about 29% over there as well. And after that, when the DISCOs distribute the electricity to the consumers, there has a problem of theft. There are problems of the failure to
Collect failure of bills. revenue generation as well. Yeah, collect bills, and the subsidies that are provided to industries in order to that claim to boost their production or decrease their cost value for their products. So this in turn leads to a circular debt where the government itself is the lender and itself is the one which is in debt as well. अच्छा मेरा बेटा इसमें बी साइलेंट है, डेट डेट होता है, डेट नहीं है, डेट है, ठीक है, इसमें बी साइलेंट है, बाकी आपका आंसर ठीक था। अच्छा मुबशर, मुझे ये बताओ कि क्या वॉल्यूम है अभी सर्कुलर डेट, टोटल साइज क्या है सर्कुलर डेट का? सर इट्स अराउंड अबाउट 2.4 ट्रिलियन रुपीस। हाँ मेरा ख्याल है 2.6 के करीब हो चुका है, 2.6 ट्रिलियन रुपीस है। ये गैस, अच्छा ये गैस सेक्टर को मिला के अच्छा नहीं, पावर सेक्टर की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की। तो इसका जो है 2.6 ट्रिलियन रुपीस है। अच्छा ये बताएं मुबशर के क्या सॉल्यूशंस हैं आपके पास सर्कुलर। अच्छा पहले ये मुझे बताओ मुबशर कि डू यू थिंक के capacity payments have contributed to the accumulation of circular debt, and the governments have done miserably badly by allowing the power generators such huge percentages of capacity payments? Yes, sir, I agree with the idea. The issue, the capacity payment is one of the fundamental issue in our circular debt, rising circular debt. And the capacity payment, actually our major part is the fossil fuels, and the volatile market of the fossil fuels affects the further capacity payment, and our depreciation and the exchange rate actually further put the strain on the capacity payment as well. So these 3 points continuously affecting the capacity payment, that is the actually the major issue of the power sector. This is Abira, आप बताओ, do you agree with the notion that capacity payments are one of the continue. Sir, I believe that the capacity payment is one of the other problems that have been associated with the circular debt, because capacity payments, when it comes to the IPPs and the electric, is the only privatized portion of the power sector of Pakistan. The capacity payment agreements were made in the 1990s when it was necessary to generate the electricity, or to have privatized companies or privatized investment to generate electricity. At that time, World Bank had appreciated Pakistan for these investment policies and the contracts. For these contracts, as our capacity payments were just higher than the Bangladesh capacity payments and lower than the other IPPs generated contracts. However, we need to see that at that very time, a long-term strategy was not planned, because when it comes to our generation of the thermal powers, the thermal power generate electricity through the fossil fuels. Over time, these fossil fuels have reduced as well, and we have been more dependent on our import capacity, on the import of these. So a long-term strategy, a long-term planning had to be done and had needed to be done at that very time. But capacity payment is not the only problem of the circular debt. अच्छा चलो, मैं पर्सनली ये समझता हूं कि कैपेसिटी पेमेंट बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। कैपेसिटी पेमेंट आप you could not do without it. No power generator, no power producer would enter into a contract with any entity, whether it's a state-owned entity or a private entity. No power producer would enter into a contract if the clause of capacity payments were not included. It is always there. It is always there. You can negotiate for it to come down from 60 to 55%, but you cannot bring it down from 60 to 10%. Capacity payments, basically, they are because the investment, the infrastructural investment,
the manpower investment is done at the same time in one go by any power producer, by any investor, that is done in one go. That investment stands there. And if the demand for energy, if the demand for electricity goes down, which it does, for example, in winter months, when it goes down, the investment is there and the investor needs protection against the low demand for those months. So he will always be including this clause for capacity payments. And this is not something, actually, it was just to malign the political class. Our analysts, under the patronage of undemocratic forces, they found it a point to score against the political class who were at the helm of affairs and who were awarding the contracts. Otherwise, how could there have been a contract with an independent power producer? How could our state have entered into a contract if it was disallowing the power producer the clause for capacity payments? तो मैं personally नहीं समझता कि capacity payment it has been overplayed. जी मुबशर. सर इस हमारी जो कैपेसिटी पेमेंट है इसमें जो एक्सचेंज रेट के साथ यानी कि डॉलर के साथ जो इंडेक्स किया गया है पेमेंट को, ये भी सर एक हमारी ऑलरेडी जिस तरह की इकोनॉमी है, डेप्रिसिएशन ऑफ द मतलब रुपीस होती रहती है, तो वो भी एक बहुत बड़ी मतलब अमाउंट को एक्यूमुलेट कर देता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंडेक्स विद द एक्सचेंज रेट. बेटा जी, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप उठा के देख लो, उसमें ये होता है कि जी हम ये 1.5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इतनी अमाउंट का कर रहे हैं. हमारे ख्याल में जो इस पे इनपुट कॉस्ट है, मैं एक लोकल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ. लोकल कॉन्ट्रैक्ट कोई भी हो रहा है कि उसमें वो बताएंगे कि जी ईंटें इतनी हमने लगानी है, सरिया इतना लगाना है, और उसकी मार्केट में आजकल प्राइस ये चल रही है. लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट में एक देयर ऑलवेज इज अ क्लॉज फॉर प्राइस एस्केलेशन. प्राइस एस्केलेशन हर कॉन्ट्रैक्टर शामिल करवाता है क्लॉज. और प्राइस एस्केलेशन का मतलब यही होता है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी तो मैं उस हिसाब से क्लेम करूंगा. तो कॉन्ट्रैक्ट्स भी जितने भी होते हैं, वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें प्राइस एस्केलेशन होती है. तो इसमें अगर इफ दे आर टू बाय more expensive fuel from the international market, how can they go on selling you electricity at the same rate? तो उसी लिहाज से जो आपका कैपेसिटी पेमेंट है वो भी उसी लिहाज से उसका इम्पैक्ट भी बढ़ जाएगा. तो ये प्राइस एस्केलेशन तो हमेशा अपने जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए प्राइस एस्केलेशन की क्लॉज रखनी होती है. तो 1-1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में रखी जाती है. ये तो 10 साल का था जो पहले 94 में हुआ था, वो 2004 तक था. फिर 2004 में शौकत अजीज ने कहा कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाले हैं जिसमें पीपल्स पार्टी ने पूरे मुल्क को लूट लिया था. तो अब मैं हैरान कर दूंगा कि जब वो इतनी सस्ती इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो मैं हैरान कर दूंगा. तो हैरान तो हम हुए थे, जितनी उसने सस्ती की थी इलेक्ट्रिसिटी उससे हैरान तो हम सारे हुए थे. और लेकिन जिस तरह की वो हैरत कह रहा था उस तरह की नहीं हुई थी हम. तो तो ये जो है, ये इसमें आई डोंट थिंक कि ये वाला जो एलिमेंट है ना, जो कैपेसिटी पेमेंट्स का, ये उसमें आ सकता है. हमारी स्टेट की पॉलिसीज अभी आपने नहीं बताई. स्टेट की पॉलिसीज रही थी कि आप कितने अरसे तक ट्राइबल एरियाज को, जो अर्स्टवाइल ट्राइबल एरियाज थे, कितने अरसे तक आप उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी दोगे, देते रहे, कितने अरसे तक आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी देते रहे. तो अबीरा म्यूट कर लो, शोर आ रहा है आपकी तरफ से. कितने अरसे तक आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी देते रहे, सिर्फ इसलिए कि वो आपके फ्रंटियर्स को डिफेंड करेंगे, सोल्जर करेंगे आपके फ्रंटियर्स को. दुनिया की ऑलमोस्ट दूसरी तीसरी चौथे नंबर की बड़ी
फौज है आपके पास, उसके बावजूद यू नीडेड ट्राइबल वॉरियर्स टू डिफेंड योर फ्रंटियर्स। तो ये पॉलिसीज, उसके बाद हमारे यहाँ कमिश्नर तो बहुत बड़ा अफसर होता है, डिप्टी कमिश्नर, जितने असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, एडीसीजीज हैं, जितने पुलिस के हायर अप्स हैं, जितने बड़े अहम सरकारी दफातर थे, कहीं से इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी की मजाल नहीं थी कि वहां से लिया जा सकता हो। तो वहां पे बिल भेजने वाला जो है वो तबाह बर्बाद होके रह जाता था। तो इस तरह की हमने अल्ले तल्ले किए हैं। अभी भी मैं पर्सनली ऐसा नहीं समझता कि वो जो पावर सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं उनको चंद फ्री यूनिट्स अगर उनसे वापस ले लिए जाएंगे तो बहुत बड़ा डेंट आ जाएगा इस सर्कुलर डेट में, को बहुत बड़ा डेंट आ जाएगा अगर हम उनसे फ्री यूनिट्स वापस ले लेंगे। मैं नहीं समझता ऐसा होने वाला है। लेकिन एज अ पॉलिसी ये बात गलत है कि मैं अब ऑडिट के महकमे में हूं तो क्या मतलब मुझे ऑडिट के महकमे में होने में मेरे मेरे अपने खिलाफ ऑडिट नहीं होना चाहिए? या अगर 100 रुपए की चोरी पे 100 रुपए चार्ज होते हैं किसी और को, तो मेरे खिलाफ अगर ऑडिट में 100 रुपए की चोरी निकले तो मुझे 25 रुपए देने चाहिए क्योंकि मैं ऑडिट के महकमे का हूं। मतलब ये बिल्कुल, इस पॉलिसी को हम डिफेंड नहीं कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक इट विल मेक अ वेरी बिग डेंट इन द सर्कुलर डेट। अच्छा, ये बता दो मुझे मुबशर के ये जब सीरिया की वॉर शुरू हुई थी और सीरिया में अपहीवल हुआ था, तो कहा गया था कि ये एक तरह से दिस इज न्यू कोल्ड वॉर, दिस इज अ चैप्टर इन द न्यू कोल्ड वॉर। और कहा गया था कि अ न्यू कोल्ड वॉर इज अपॉन अस। ये आप बताओगे कि क्या फीचर्स थे पुरानी कोल्ड वॉर के जो हमें इस दौर में दोबारा से नजर आने शुरू हो गए हैं कि वो नए कोल्ड वॉर के फीचर्स हों? Sir, number one was the feature of the Cold War, previous Cold War was the proxy war. They were fighting on the other land. In this case, the Syria was a land, a proxy area where the Russia, US, and its allies, European powers, all were fighting. That is why this is called a new Cold War, where different forces ठीक। against their own reasons for fighting. So this is how they relate the previous Cold War to the new era Cold War. ठीक है। अबीरा, कोई सोच सकती हो कोई और ऐसा फीचर हो जो पुरानी कोल्ड वॉर में आपको नजर आ रहा हो और अभी नए दौर में दोबारा से नजर आने लगा हो? So the one similarity between the previous Cold War and the Cold War between China and the United States is that we are seeing again bloc formations. The world is again being divided into the US sponsored allies and Chinese Chinese ambit as well. So, however, there is a difference between the previous Cold War and Cold War 2.0 as well. That the non-aligned, the states who were previously non-aligned are now a revisionist countries and are more stronger than they were back in the previous Cold War. So they've been more influential in terms of moving the world towards a multipolar world. शाबाश। यहाँ पर मतलब हम प्रीवियस कोल्ड वॉर से और कोल्ड वॉर 2.0 में एक फर्क भी आपने बता दिया कि वहां पर बायपोलर था, यहाँ मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है। पिछली कोल्ड वॉर थी, वहां पर भी ब्लॉक फॉर्मेशन हो रही थी, लेकिन इस तरह के पोल्स पोल्स दो ही थे वहां पर, सोवियत और अमेरिकन, दो ही पोल्स थे। और लेकिन अभी जो है मल्टीपोलैरिटी की तरफ है। व्हाट डू यू नो अबाउट ब्रिक्स, अबीरा? So BRICS is non sorry,
The BRICS is the cooperation movement between the global South countries like Brazil, Russia, India, China, and South Africa. These are the developing countries and are more these are the developing countries. However, we've seen that in the previous conference, in the previous session, the the number of countries associated with BRICS have been increased, and more developing countries have been included. This shows that how the developing world is coming together against the economic system or the economic framework as what is presented by the Western countries and the developed world. All right. मुबशर ये बताओ कि what have been the ramifications or impacts of the Ukraine war on global economy? Sir, number one is the Russia is one of the leading exporter of fossil fuels, gas and oil. That will create the pressure. That will create pressure that we have seen already in the developing countries, the rising fossil fuel prices, and of course the energy crisis. Number two, sir, is Ukraine is one of the exporter of grains that will put pressure on the economy through food insecurity and second number that is. Sir, third number is because both are continuously engaging. Now the world, especially the Western world, is focusing on the Ukraine war, Russia-Ukraine war, and in this case, they may divert their development projects, development money to this war to support the Ukraine. This is how I think that the overall economic impact of the Russia-Ukraine. यही क्वेश्चन आपके लिए है अबीरा. Yes, so the economic impacts of the Ukraine war on Russia. So the economic impact of Ukraine war can be seen in three terms, in three respective terms of energy and food prices, and in terms of the impact on the de-dollarization as well. When it comes to energy, we've seen Russia is the biggest, one of the biggest exporter of oil and gas to the Europe. This has impacted the oil prices around the world and causing global inflation and recession as well. When it comes to our food prices, the impact of wheat exports, different countries is impacting their food prices and causing food crisis as well, food security crisis as well. And after the Russian-Ukraine war, we've seen that Russia and China have come close in terms of moving towards de-dollarization. They have agreed to trade in yuan and ruble as well. So we've seen that how de-dollarization will impact the global economy as well in terms of rising instability. ठीक हो गया. गुड आंसर अबीरा. आपका आंसर मुबशर, आपका आंसर तकरीबन वही बात कर रहा होता है जो अबीरा कर रही है, उतनी ही इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, लेकिन उतना ऑर्गेनाइज नहीं है अभी. ठीक है, वी विल वर्क ऑन ऑर्गेनाइजिंग इट. हम कर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है. ये इसी तरह शुरू होना चाहिए. एक बात आप बार बार कर रहे हो, वन ऑफ दी अगर कुछ कहना है तो आगे प्लूरल लगाना है. वन ऑफ दी एक्सपोर्टर्स प्लूरल लगाना है. एक दफा अबीरा आपने भी वन ऑफ दी के बाद सिंगुलर लगाया है, इसका जरा ध्यान करना है. कितने परसेंट वीट प्रोडक्शन ये दो कंट्रीज कर रहे हैं, रशिया एंड यूक्रेन? कितने परसेंट वीट प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड? 40% ऑफ वीट प्रोडक्शन ये दो कंट्रीज कर रहे हैं. तो फूड क्राइसिस दुनिया में जो हुआ है, उस पे ग्रेन की प्रोडक्शन और ग्रेन की सप्लाई, ग्लोबल सप्लाई चेन, वो डिसरप्ट हुई है.
चलो, मैं एक्चुअली आज तो मेरा ख्याल था कि वो पीएमएस वाले बच्चे आएंगे, उनको मैंने करना था। आप लोगों से तो आज मैंने अभी गप लगानी नहीं थी, क्योंकि उनका इसी वीक में है वो फाइनल। अभी अभी आप लोगों की तरफ मेरा मूड आहिस्ता आहिस्ता जाने का था, लेकिन बैड, हम आई गेट अ फेयर इनफ आइडिया ऑफ वेयर आई विल नीड टू बी वर्किंग ऑन। मुझे ये बताओ, अबीरा के किसे मिला है इकोनॉमिक्स का नोबेल? सर मुझे नाम नहीं याद आ रहा मुझे। है सर किस वजह क्लॉडिया से मिला है? गोल्डन। सर कोई फीमेल है इतना पता है। हाँ, खातून है, खातून है। और तो वुमेन उसको लेबर पे कुछ मेरे को मिला है, इम्पैक्ट ऑफ वुमेन लेबर एंड इकोनॉमी इस पे कुछ। आप बताओ मुबशर। सर क्लॉडिया ग्लॉडेन, और जो बेसिक वर्क था उनका वो था अमेरिकन, उसमें जो जेंडर गैप था, खास तौर वेज पर गैप, वर्किंग जेंडर उसमें। वेज गैप। यस, जेंडर वेज गैप। और उन्होंने जो 200 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री थी उसके ऊपर सर्च करके उन्होंने वर्क किया था। और पर्टिकुलरली इसमें जो मेजर वर्क था वो ये था कि मैं बीबीसी पे वैसे सर ये सुन रहा था कि शायद 1860 से पहले डॉक्यूमेंटेड ही नहीं थी वुमेन की वर्क। और जो उन्होंने लिंच की है वो ये है कि पहले जो वुमेन थी वो वर्क ज्यादा करती थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद उनका वर्क डिफरेंट हुआ और सर्विसेज सेक्टर के अंदर उनका टोटल डिफरेंट हो गया। तो उनकी रिकग्निशन ऑफ वर्क और उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन थी वर्क की वो इतनी ज्यादा थी भी नहीं। तो उसके ऊपर उनका बेसिक वर्क था, क्लोडिया शाबाश, ग्लॉडेन। गुड, ठीक हो गया। तो प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? वोमन, वो वो जो कहते हैं वो मन, वो मैन नहीं है। और प्लूरल क्या है? वुमन, विमेन, 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 वुमन और विमेन। विमेन। ये आप दोनों ने गलत प्रोनाउंस किया था, इसको जरा इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लोगे। वुमन, विमेन। अच्छा। यस सर। Who is James Lovelock? Does any one of you know who James Lovelock is? डोंट नो सर। इसको पता जेम्स। होना चाहिए अबीरा को, क्योंकि इसने एनवायरमेंटल साइंसेस इसका था, आपका नहीं था। जेम्स लवलॉक इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स, जिसने क्लाइमेट पर और एनवायरनमेंट पर बहुत ज्यादा काम किया है। और उसकी वो ही इज इन इज लेट 90s अभी एज है उसकी। और मैं हर दफा सोचता हूँ कि जब ये बीबीसी हार्ट टॉक पे आया तो शायद ये आखिरी दफा आया होगा। लेकिन वो एक दफा फिर आ जाता है कुछ एक दो साल बाद, वो फिर आ जाता है। और उससे पिछले उसमें पूछा कि अब तू मेरे ख्याल में 96 का हो गया, 98 का हो गया है, तो तू अब सोचता है कि इसके बाद तो अब जिंदगी आ गई? कहता मैं इतनी दूर की बातें नहीं सोचता, अभी मैंने एक दो किताबें लिखनी है। और तो वो बाबा जो है वो बहुत बड़ी अथॉरिटी है एनवायरनमेंट पर, और बड़ा रिमार्केबल है। उसके उसके बारे में उसकी प्रिडिक्शंस पढ़ो कि वो कहाँ बता रहा है कि कहाँ पर जो फर्टाइल लैंड है उसकी डेजर्टिफिकेशन हो जाएगी, और सीज जो है वो बैकवर्ड जाएंगे और वहां डेजर्टिफिकेशन होगी। और कहाँ पर जो है वो ग्लेशियर्स हैं लेकिन ओएसिस वहां आ जाएंगे और ग्रीन पास्चर्स आ जाएंगे। तो वो जो बातें करता है ना, वो एनवायरनमेंट में अगर आप देखना चाहो तो वो एक इंटरेस्टिंग पर्सन है। फेवरेट पर्सनैलिटी अबीरा को मिल गई इस बार सर तो मैंने हर। कोफी अनान का सोचा था। कोफी अन्नान इज गुड, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। सर बिकॉज हमारे इस दफा पैनलिस्ट में एक शोएब दस्तगीर भी है, तो वो उनका यूएन से भी था, वो एसोसिएटेड रहे थे वहां पे। सो आई थॉट कि वो पीस वैसे भी आईआर से रिलेटेड भी है, तो फिर मैंने कहा चलो यही चूज कर लेते हैं। ठीक है, मैम, किया जा सकता सर मैम तो बड़ी ये स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग कर रही हैं। है। हाँ, ये टारगेट टारगेट किलिंग कर रही है। टारगेट सर। तो मैंने भी सोचा था अभी। इस दफा जो है वो फिजिक्स वाली, जो फिजिक्स वाली खातून है,
और पहली दफा कोई खातून को अकेले यानी वो फिजिक्स का मिला है, लेकिन यस, अकेले पहली दफा किसी खातून को मिला है। और अकेले। जो मेडिकल साइंसेज में भी, वो तो हमने डिस्कस लास्ट वीक कर लिया था कि वो वैक्सीन। मेडिकल साइंसेज में भी एक खातून थी। और ये वाली जो है, इसको जब मिला है फिजिक्स वाली को, तो शी वॉजंट रिसीविंग द कॉल क्योंकि वो पढ़ा रही थी, क्लास में थी। और यस। उसके बाद इसको क्लास में थोड़ी देर के लिए ब्रेक हुई है, इसको बताया उन्होंने, कॉल आई है, इसने रिसीव किया, उन्होंने बताया तुझे नोबेल मिल रहा है। तो कहती है अच्छा ठीक है, कह के तो फिर बंद करके फिर क्लास पढ़ाने चली गई है। तो बड़े रिमार्केबल लोग हैं भाई, क्या बात है, मजा आता है। अच्छा जी, सो कितनी हो गई डी, आखिरी बात करते हैं, वी विल कॉल इट अ डे। मैच जो है वो हारने का तो हमारा पूरा, मैं आज इसलिए यहाँ बैठा हूँ, यहाँ मैं पहले कभी नहीं बैठा, इधर टीवी लगा हुआ है, तो मैच मैंने साथ साथ थोड़ा थोड़ा देखना था। सर मैंने तो ये, हाँ, सर इधर मैंने ओपन किया हुआ है। मैंने इधर ये ओपन तुम किया हुआ इसलिए है। इतने गलत जवाब दे रहे हो? मुझे तो इजाजत है, तुमने किस वजह से ओपन किया हुआ? देख, ऐसे पता लगता है कि सीरियस कितने हैं हम सर लोग। वो बॉबी जब आउट हुआ है तो मुझे टेंशन हो गई थी सर। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ कि डीलिमिटेशन के बाद, मुबशर आप बताओ पहले, कि डीलिमिटेशन के बाद नेशनल असेंबली की सीट्स कितनी हो गई हैं? पहले कितनी थी और अब कितनी है? सर सर आफ्टर delimitation 336, बिफोर दैट it was 342। 342, ठीक हो गया। ये तो और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी सर, कितनी 36 हो जाएंगी? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता वो, डीलिमिटेशन के बाद पॉपुलेशन के लिहाज से जब वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दोबारा से चेंज कर रहे होते हैं कि उसमें कितनी पॉपुलेशन आ रही है। और लास्ट टाइम भी मैंने, मेरा ख्याल है, बीरा से पूछा था कि कितना बनता है वो कोटा पर, वेरिएबल कोटा वो पर पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी, वेरिएंस वो था। क्या होता है? हाँ, जो वेरिएंस कितनी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, और 10%। कितनी वेरिएंस थी, कोई पढ़ा इसके बारे में अबीरा? सर आपने बताया था, मुझे भूल गया है। हाँ चलो पढ़ लो इसको, ये इंपॉर्टेंट होगा। जो कुछ भी कर रहा है इलेक्शन कमीशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपका इंटरव्यू सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर हो जाए और किसी भी चीज पे ना हो, ठीक है? सर हम इट इज दैट इम्पोर्टेंट। जी बेटा। जो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट था ना मुजफ्फरगढ़, तो उसको उन्होंने पहले कहा था कोटो 2 में डिवाइड कर देंगे, कोटो 2 मुजफ्फरगढ़ में हो जाएगा। वो फिर ठीक है। 2023 में इस फरवरी में उन्होंने खत्म कर दिया। अब जब दोबारा डीलिमिटेशन हुई हैं तो फिर उन्होंने उसको अलग कर दिया। तो अच्छा, शायद, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि मेरा अपना उसमें आता है डिस्ट्रिक्ट। ठीक हो सर गया। सर जी बेटा। इसमें एक बड़े मजे का काम किया हुआ है ईसीपी ने। हम्म। मैं डॉन में ही पढ़ रहा था सर। सर वो ये जो अभी मैम ने बात की है ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए हमें, ये डीलिमिटेशन हो रही है, सीट्स कम हो रही हैं, ज्यादा हो रही हैं। तो इसमें इन्होंने सर जो सीट्स को जो कम किया है, 336 किया है, वो सीट्स 2018 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इतनी ही की थी। तो वो कहते हैं जी हमें एक कवर मिला हुआ है 2018 की अमेंडमेंट के अंदर, 25th अमेंडमेंट थी सही, जिसमें फाटा की सीट्स जब मर्ज हुआ था तो वो कम हो गई थी, 12 निकाल के 6 केपी को ही दे दी गई थी। तो वो कह रहे हैं कि ये जो है ना, हमने इस तरह इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कवरिंग ली हुई है इस एंगल से। आई डोंट नो कि ये आई डोंट नो, इन्होंने मैंने किस नहीं पढ़ा, चलो तरह मैं भी किया। पढ़ता हूँ, ठीक है, हाँ, मतलब बाकी ये तो इंटरेस्टिंग बात है, मैं भी पढ़ता हूँ इसके बारे में। ठीक हो गया। तो चलो, नेक्स्ट टाइम हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? यस सर। ये पैलेस्टीनियन तो पैलेस्टीनियन कोई इजरायली इशू, ये पूरा हिस्टोरिकल आपने सिंस बेल्फर डेक्लेरेशन से ना, 1948 से, आप बेल्फर डेक्लेरेशन तो पहले की है ना? बेल्फर डेक्लेरेशन से 1914 में 1917। थी, 17 में थी। तो वो तब से यस सर। आप इसके इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स ऑफ इजरायली पैलेस्टीनियन, वो आप तैयार करोगे। अब ये कर रहे हो तो साथ ही आप कश्मीर डिस्प्यूट तैयार कर लो। अम, ठीक है सर।
पिछले 1-2 सालों से मैं देख रहा हूँ, पता नहीं अब पैनल में से पुराने कितने हैं और कितने चेंज हो रहे हैं, कि फॉल ऑफ ढाका पे गप लग रही है। तो आप फॉल ऑफ ढाका तैयार करोगे, हम इस पे देखेंगे कि देन अभी हमने अभी रात कुछ दिन पहले क्लास में जो डिस्कस किया था टॉपिक, वो था एक्सट्रीमिज्म और फंडामेंटलिज्म। इसको आपने देखना है कि हमारी सोसाइटी में एक्सट्रीमिज्म फंडामेंटलिज्म किस वजह से बढ़ा है, और जो इसमें जो इस्लामाइजेशन के स्टेप्स लिए गए हैं स्टेट की तरफ से, इस्लामाइजेशन के स्टेप्स, हाउ मच हैव दे कंट्रीब्यूटेड, वो कौन कौन से स्टेप्स थे और उन्होंने किस तरह कंट्रीब्यूट किया है। और किसी भी इलाके के बारे में इंटरनेशनल, मतलब यू शुड नो द जियोग्राफी ऑफ द मिडल ईस्ट। लेबनन जो है, पता हो यहाँ पे लेबनन पड़ा हुआ है, हमास इस जगह से लेबनन से मदद ले रहा होगा। यू शुड नो इट लाइक द बैक ऑफ योर हैंड्स। जियोग्राफी पढ़ रहे हो जिस जगह के बारे में, अगर आपने करना है, यू नीड टू बी फ्रेंड द मैप्स। पढ़ रहे हो फॉल ऑफ ढाका के बारे में, तो पूरी ज्योग्राफी भी आपको पता होनी चाहिए। बार बार जाके बांग्लादेश को देखो, बार बार जाके उसको देखो, और वो कौन सी है जो, जिसे वो चिकन नेक कहते हैं, इंडिया की चिकन नेक कौन सी बनती है वहां पर। मैप्स देखोगे, मिडल ईस्ट की ज्योग्राफी जहां पर भी, इवन जो लोकल एरियाज जहां के बारे में पढ़ रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए पाकिस्तान में किस इलाके में कौन सी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे में देखो, वो आपको चंद एक इंडस्ट्रीज के बारे में बताएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पर है, और उसके लिए रॉ मटेरियल कॉटन कहाँ से आ रही है, कॉटन ग्रोइंग एरियाज पाकिस्तान के कौन से हैं, व्हीट ग्रोइंग एरियाज कौन से हैं, लेदर, सबसे ज्यादा लेदर इंडस्ट्री कहाँ पर है, उसका उसका कंट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान इकोनॉमी क्या है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी एक हल्का फुल्का कंट्रीब्यूट कर रही है इकोनॉमी में। वो कहाँ पर ज्यादा सेंटर्ड है, किन एरियाज में, किन अर्बन एरियाज में। हमारी जो गिलगित बल्तिस्तान है, उसको अभी तक हमने किस वजह से 5th प्रोविंस डिक्लेयर नहीं किया, और इसके पीछे क्या वाकई कोई विजडम है, या इस वजह से नहीं किया जिस वजह से हम बाकी काम भी नहीं कर रहे, कि लिथार्जी है क्या, एक इतनी बड़ी चेंज लेकर आओ। तो इज देयर विजडम बिहाइंड इट, और शुड वी गो अहेड विद डिक्लेयरिंग इट एज आवर 5th प्रोविंस? वो अभी तक हमने क्यों नहीं किया गिलगित बल्तिस्तान को? बलूचिस्तान का प्रॉब्लम, व्हाई इज इट रिफ्यूजिंग टू गो अवे? बलूचिस्तान नहीं, मैं कह रहा कि व्हाई इज बलूचिस्तान रिफ्यूजिंग टू गो अवे। बलूचिस्तान इज ऑलवेज विलिंग टू गो अवे। व्हाई इज द प्रॉब्लम so intractable? Why can't government after government not find a way to solve the problem? तो उसकी डायमेंशंस क्या हैं, उसके बलूचिस्तान के कौन से एरियाज हैं जो पख्तून डोमिनेटेड एरियाज हैं, कौन से हैं जो बलोच डोमिनेटेड हैं, बलोच इंसर्जेंसी किन एरियाज में है। बलूचिस्तान का मैप आपको हिफ्ज हो जाना चाहिए अगले हफ्ते तक। बलूचिस्तान का मैप बिल्कुल रटा होना चाहिए।
और एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट्स पता होनी चाहिए, किस डिस्ट्रिक्ट में इंसर्जेंसी ज्यादा है और किस वजह से है। और साथ ही आपने सजेशन देनी है कि व्हाट नीड्स टू बी डन, बलूचिस्तान को किस तरह हम क्वाइट कर सकते हैं, किस तरह उसे अपीज कर सकते हैं। और फाइनली ये बात, मतलब टॉपिक वो पहले भी मैंने बता दिया कि आप फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म की जहां पे आपने एनालिसिस करना है मुल्क का कि क्या कॉजेज रही हैं, वहां पर जो टीटीपी का अभी जो फिनोमिनन है उसको देखोगे कि उसकी रिसर्जेंस किस वजह से हुई है। और ये जो अभी एक डिसीजन लिया गया है कि आपने इनको घर भेजना है, एलियंस को, दे हैव टू बी एक्सपेल्ड आउट, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं? ठीक हो गया। काफी स्टफ है जो अगले हफ्ते तक आपने प्रिपेयर करना है और हम इसी पे गप लगाएंगे। Yes, sir. ठीक है जी, चलो, सी यू नेक्स्ट वीक। Yes, sir. Thank you. ओके। Thank you, sir. Thank you so much. ओके बेटा, खुदा That is हाफिज। ओके, बाय।